हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया था एक आर्क रॉड के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पे फिर से एक वीडियो देख लीजिए वो वाला, फिर कंप्लीट करके यहाँ पहुंचे। इसका सेकंड पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। तो हमें पता चला था कि वो जो आर्क है, आर्क का सेंटर ऑफ मास अगर आर रेडियस का है और वो 2 थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है, मतलब थीटा ऊपर थीटा नीचे, तो ये एंगल डिवाइडर पे लाई करेगा कहाँ पे? अगर ये आर होता है तो दिस वन इज आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा पे, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा। ये हमने पिछले लेक्चर तक कर लिया था। उससे आगे की कहानी अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आप एक सेक्टर कैसा होगा, पहले हम लोग एक डिस्क को एज्यूम करें कि हमने एक सेक्टर कट करा है ना। यहाँ पे भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 2 थीटा का है, दिस वन थीटा एंड दिस वन इज ऑल्सो थीटा, है ना। हमने एक एंगल डिवाइडर बना लिया है। अब ये मास कैसा है? एक लैमिना टाइप का डिस्क है ना, डिस्क पूरा कंप्लीट डिस्क, एलसीडी डिस्क आपने देखा होगा, उस टाइप का डिस्क है। उसका एक हमने सेक्टर कट कर लिया है। अगर ये सेक्टर को आप देखोगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये आर है जो कि फिक्स होने वाला है। ये आर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्क बना रहा है। ठीक है, लेट अस अज्यूम द मास डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा कैसा होता है? मास पर यूनिट एरिया, है ना। दिस वन इज मास पर यूनिट एरिया। सो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करने वाला है? सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, पहले सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे आर और थीटा वेरिएबल होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, या तो डी थीटा कट कर लेते हैं या डी आर कट कर लेते हैं। फॉर कन्वीनियंस हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डी आर कट करते हैं आर लेंथ पे। अगर आपने आर लेंथ पे डी आर कट करा है तो आपको एक यूनिफॉर्म रॉड टाइप का, एक आपको आर्क टाइप का, रॉड टाइप का दिखेगा, जिसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो रहा होगा? यहाँ कहीं हो रहा होगा। दिस वन इज आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा हो रहा होगा। ये हमने डिस्कशन कर लिया था। कहाँ से आया? इस रॉड वाले कॉन्सेप्ट से आया है कि जो आप कट करोगे, आप एकदम एकदम पतला सा स्लाइड, एक पतला सा स्ट्रिप कट करोगे डिस्क में, तो आपको वो रॉड टाइप का दिखेगा, एक आर्क। रॉड मतलब आर्क टाइप का रॉड, एक आर्क बनाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा। तो यहाँ अगर आपको एक सीएम फाइंड आउट करना होगा, इसके लिए लेट अस अज्यूम दिस वन इज एज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज एज वाई एक्सिस। तो व्हाट इज एक्सियम? अपन जानते हैं इट इज एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम होता है। अब डीएम क्या होगा? ये स्ट्रिप का एरिया कितना होने वाला है, पहले हमें एरिया ढूंढना पड़ेगा। अगर डीएम ढूंढना है हमें तो पहले एरिया चाहिए। व्हाट इज द एरिया? एरिया इज डीए। डी इज व्हाट? यहां से यहां तक का लेंथ। अगर एंगल 2 थीटा है, यहाँ का रेडियस आर है, तो अपन जानते हैं कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। तो यानी 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल डिवाइडेड बाई आर, यानी ये आर्क लेंथ जो होने वाला है आर इंटू 2 थीटा होगा। सी, अगर हमें ये पता है कि एल पता हो गया यहाँ से यहाँ तक का लेंथ का, एल इंटू डी आर इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। इस एरिया, ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया क्या हो जाएगा? एल इंटू डी आर। सो एल के जगह पे हम लोग आर इंटू 2 थीटा इंटू डी आर रखेंगे। अब अगर डीएम हमें ढूंढना है तो व्हाट इज डीएम? डीएम इज नथिंग बट इट इज मास डेंसिटी यानी सिग्मा इंटू आर 2 थीटा और डी आर। ओके, सो प्लीज पुट डाउन दिस रिजल्ट ओवर हियर। यहाँ x के जगह पे क्या हो जाएगा? देखिए x क्या दिखाता है? द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट रॉड, जो हमने सेक्शन कट करा है ना, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? तो r साइन, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? r साइन थीटा बाई थीटा पे है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे r साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। ओके, और डीएम के जगह पे सिग्मा r to d theta. Okay, so by my bad it is theta into dr. ओके, जहां पे r वेरिएबल है। r कहां से कहां तक वेरी करेगा? स्मॉल r, ये 0 से लेके कैपिटल R तक वेरी करने वाला है। ओके, सो यहाँ पे dm मिलेगा आपको। dm क्या है? इट इज सिग्मा r टू थीटा dr। ओके, कुछ चीजें यहाँ से कैंसल आउट होने वाली हैं जिसको आप इजीली कैंसल आउट कर सकते हो। जब भी इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा तो आप इजीली कैंसल आउट कर लोगे। 0 से r और ये 0 से r। सो यहाँ से क्या क्या कांस्टेंट है? साइन थीटा कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। थीटा कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। सिग्मा बाहर कर लेंगे। थीटा, अब देखिए 2 थीटा आपस में कैंसल आउट,
है ना, सिग्मा सिग्मा हमने कैंसल आउट कर लिया। आर को नहीं कर सकते क्योंकि आर वेरिएबल है, इसको हम बाहर नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल्स को नहीं बाहर किया जाता है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, और अंदर जो बच रहा है दिस इज आर यानी आर स्क्वायर डी आर। ओके, एंड आर स्क्वायर इंटू डी आर, आर साइन थीटा बाई थीटा इंटू ओके आर स्क्वायर इंटू डी आर। सो दिस वन इज आर डी आर, यहाँ से आप इंटीग्रेट करोगे तो जीरो टू आर आपको दिखाई देगा, तो इट इज साइन थीटा बाई थीटा, यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो आर क्यूब बाई 3 मिलेगा और यहाँ आर स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। सो दिस वन इज स्क्वायर 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 और क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ आर बच रहा है कैंसिल आउट होने के बाद, तो आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, और ये फोर्थ टर्म ऊपर चला जाएगा 2/3 इंटू आर साइन थीटा अपॉन थीटा। दिस वन इज सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए वाई तो ऐसे भी नहीं होगा, वाई सी एम क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये जो आपने रॉड कट करा है उसका ही वाई सी एम जीरो हो रहा था, तो यहाँ वाई सी एम होगा ही नहीं। ओके, तो एक्स सी एम और वाई सी एम मिलेगा, इस रिजल्ट को अपन याद रखेंगे, आगे काम आएगा। ओके, सो वी आर इरेजिंग दिस वन। सो हमें क्या मिला, एक एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिखने वाला है, एक्स सी एम इक्वल टू 2/3 आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। ओके, सो ये डिस्क का याद रखिएगा, यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है, और ये भी कहाँ पे लाई करेगा, इट इज ऑन एंगल डिवाइडर। सी फॉर सेमी सर्कल, है ना, सेमी सर्कुलर डिस्क अगर होता तो ये कहाँ पे लाई करेगा, फॉर सेमी सर्कल, कंप्लीट सर्कल पे तो सेंटर पे ही हो जाता है। ओके, सो कहाँ पे लाई करेगा, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए देखिए एक सीएम, अगर एक सीएम कब, जो हमारा एक्स एंगल डिवाइडर, अभी वाई एंगल डिवाइडर है, तो यहाँ पे ये हमारा अगर आर है तो हमें पता है कि एंगल डिवाइडर पे लाई करेगा ना, या बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, कितना डिस्टेंस, 2/3 आर साइन थीटा बाई थीटा। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे 2 थीटा कितना है, पाई हो जाएगा थीटा, क्यों, क्योंकि हमने उस सेक्टर का जो एंगल एज्यूम करा था वो कितना एंगल एज्यूम करा था, 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू पाई, सेमी सर्कल का पूरा एंगल कितना, पाई, तो 2 थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। सो व्हाट इज, यहाँ पे वाई सी एम दिखाई देगा, एक्स तो जीरो होगा, लेकिन वाई सी एम क्या होगा, वाई सी एम इज व्हाट, इट इज 2/3 आर साइन थीटा पाई बाई 2, साइन 91 पाई बाई 2, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 4r/3 पाई, है ना, आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा। आप किसी भी सेक्टर पर कितना भी एंगल दिया हो, आप इस एंगल डिवाइडर वाले कॉन्सेप्ट से एंगल डिवाइडर पे लाई कराना, और कहाँ पे 2/3 आर साइन थीटा बाई थीटा पे आप लाई कराओगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बस एंगल की वैल्यू को पुटअप करना है और आप सेंटर ऑफ मास इजीली वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आई होगी चीजें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो कुछ और सेंटर ऑफ मास है जिसको हम लोग याद रखेंगे, कैलकुलेट कितना की करें अपन, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो इसे प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, जिसको हम लोग याद रखने वाले हैं। खैर आपको पता होगा कि सबसे पहले आप याद रखोगे हेमीस्फीयर शेल के लिए, है ना, मान लीजिए कोई एक हेमीस्फीयर है ऐसा, है ना, तो अगर इसका रेडियस r है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इट इज ऑन r/2। ओके, सॉलिड हेमीस्फीयर के लिए मान लीजिए ये हमारा ऐसा सॉलिड कुछ हेमीस्फीयर हो रहा होगा, है ना, ये सॉलिड हेमीस्फीयर है, तो ये मान लो r हो रहा होगा, है ना, सो इट इज ऑन 3r/8, है ना, यहाँ से 3r/8 पे आपका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, है ना। सॉलिड कोन के लिए, ये एक सॉलिड कोन है एज्यूम कीजिए, तो ये h, अगर इसका हाइट h है तो ये h/4 पे लाई करेगा। ओके, एंड हॉलो कोन के लिए इट इज ऑन
h/3, अगर हाइट h है तो h/3 पे ये लाई करेगी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वीडियो लेंथ बहुत ज्यादा होगा और ये आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट भी नहीं है। सो याद रखने के लिए काफी है इतना। अगर आप रिजल्ट याद रखते हैं तो आप इजिली इसको समझ सकते हैं। ओके, सो कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले दो कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप याद रखेंगे। से पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंपोजिट बॉडी, है ना, कंपोजिट बॉडी क्या होता है ना, व्हाट इज कंपोजिट बॉडी, है ना, सीओएम ऑफ कंपोजिट बॉडी। मान लीजिए एक कोई डिस्क है और साथ में एक स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। ये कंपोजिट बॉडी, मतलब अगर दो बॉडी को मिला के एक बॉडी बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट बॉडी। कंपोजिट बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फर्स्ट बॉडी एज्यूम कर लेंगे, इसको सेकंड बॉडी एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर देंगे, इसके सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर देंगे। अब क्या, इसको आप ऐसा मान लीजिए कि ये पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास है। लेट अस अज्यूम इसका सेंटर ऑफ मास x1 y1 पे हो रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास x2 y2 पे हो रहा है, ठीक है। इसका इंटायर मास आप यहाँ पे एज्यूम करेंगे m1, इसका इंटायर मास यहाँ पे एज्यूम करेंगे m2। ओके, सो इसका सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना है तो यहाँ से क्या लिखेंगे, xcm इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2, वही पुराना कॉन्सेप्ट लगा देंगे, कुछ नया नहीं है इसमें, m1 प्लस m2। और ycm अगर ढूंढना हो तो अपन क्या लिखेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसमें बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डिस्क्रीट मास मान के, तो पॉइंट मास एज्यूम करके इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, आप इजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नहीं, इसका एक क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमसे सॉल्व हो रहा है नहीं। यही क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, ओके, इसका रेडियस r है और यहाँ पे एक स्क्वायर है ना, ये यहाँ से सिमिलर है, ऐसा ये जितने इसका डायमीटर है उतना ही इसका साइड है। ओके, सो इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये सेंटर है इसका, लेट अस अज्यूम ये भी सेंटर होगा। ओके, सो आपको इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। लेट अस अज्यूम दिस इज कंपोजिट बॉडी, है ना, तो कंपोजिट बॉडी का कैसे निकालते हैं, वही दोनों को सिमिलरली आप इसको ट्राई कीजिए फिर। ओके, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लिया करिए, फिर मैच कराएंगे कि अपना ये हो रहा है, आंसर मैच हो रहा है या नहीं। ऐसा एज्यूम दिया हुआ रहता है कि दोनों सेम मटेरियल से एक डिस्क काटा गया है और एक स्क्वायर काटा गया है, यानी सेम मटेरियल से काटा गया है, यानी सिग्मा जो होगा दोनों के लिए सेम होगा और वो कांस्टेंट होने वाला है। से इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया होने वाला है पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया A1 इज पाई आर स्क्वायर और A2 इज व्हाट, it is a 2r का स्क्वायर, so it is 4r square. So m1 क्या होगा, what is m1, m1 is sigma into pi r square, okay, and what is m2, m2 is sigma into 4r square. See, हम अपन क्या करते हैं, यहाँ से सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा दिए, ये सेंटर है इसका, ये सेंटर कहाँ हो रहा होगा, डायगोनल पे जहाँ कट कर रहा होगा वही इसका सेंटर हो रहा होगा। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। ओके, सो दिस डिस्टेंस, अगर ये 2r है तो ये डिस्टेंस r हो जाएगा और यहाँ से ये डिस्टेंस r होगा, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r है। ओके, सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर मुझे ऐसा बोल दिया किसी भी कंडीशन के लिए दे दिया तो अपन क्या करेंगे, दो पॉइंट मास एज्यूम कर लेना। ओके, यहाँ पे पॉइंट मास, दिस वन इज m1 एंड दिस वन इज m2। अब इसका सेंटर ऑफ मास अपन जानते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r है। ओके, सो इसका सेंटर ऑफ मास अपन जानते हैं, एक फॉर्मूला लास्ट क्लास में आपको पता है, सामने वाले का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस, है ना, कहाँ से, m1 से। m1 से अगर यहाँ से देखें तो अपन यहाँ पे कहीं हो रहा होगा, और ये कितना हो जाएगा, सामने वाले का मास यानी m2 डिवाइड बाय टोटल मास यानी m1 प्लस m2 इनटू टोटल डिस्टेंस यानी 2r, बस यही तो है ना। सो व्हाट इज कुछ भी xcm, क्योंकि इसी लाइन पे लाई करने वाला है ना, व्हाट इज xcm, तो m2 रखिए, कितना हो जाएगा, इट इज सिग्मा 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एडिशन ऑफ मासेस, यानी सिग्मा पाई r स्क्वायर प्लस
व्हाट सिग्मा 4r² ओके। सो यहाँ से कुछ चीजें कॉमन आ जाएगी, लाइक r² और सिग्मा दोनों कॉमन आ रहा है, सो वी कैन राइट इट इज 4 into 2r भी है ना, ओके। सो टोटल डिस्टेंस इज 2r, है ना। तो अपन यहाँ से क्या है कॉमन ले सकते हैं, सिग्मा r² कॉमन आ जाएगा, है ना। नीचे भी सिग्मा है, r² है, सिग्मा है और r² है। तो यहाँ पे 4 into 2 यानी अपन लिख सकते हैं 8r डिवाइडेड बाई पाई प्लस r²। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास, यहाँ से सेंटर ऑफ मास कहीं इतने डिस्टेंस पे लाई करने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। कितने भी सॉलिड हो या किसी भी टाइप का, मान लीजिए एक ऐसा भी हो सकता है कि एक हेमिस्फीयर है नीचे और ऊपर एक कोन है ना। इस इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बोलेगा, तो इसका एक सॉलिड कोन है अगर, है ना, सॉलिड कोन होगा तो h/4 पे, है ना, ये लाई कर रहा होगा, ओके। एंड ये क्या हो जाएगा आपका, ये 3r/8 पे लाई कर रहा होगा। दो पॉइंट इनके बीच में इतना डिस्टेंस, और इसको इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। मूविंग अहेड, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है। सो एक और कॉन्सेप्ट बस बाकी है, उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ मास को फिनिश कर देंगे। द कॉन्सेप्ट इज ट्रंकेटेड बॉडी, है ना। ट्रंकेटेड बॉडी को कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। सो ट्रंकेटेड का मतलब होता है किसी भी एक कंप्लीट बॉडी से कुछ बॉडी को रिमूव कर लेना, दैट इज ट्रंकेशन, है ना। ट्रंकेटेड बॉडी किसको बोलेंगे, एक कंप्लीट बॉडी हमने लिया, है ना, उससे हमने पार्ट ऑफ द बॉडी को रिमूव कर दिया, हाँ, दैट विल बी योर ट्रंकेटेड बॉडी, ओके। सो लेट अस अज्यूम कि मान लीजिए एक डिस्क है, हमने डिस्क का एग्जांपल लिया, है ना। यहाँ से हमने क्या करा, एक छोटा सा पार्ट जो है यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, ओके। सो लेट अस अज्यूम कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा है ना, ये रिमूव किया गया है ना। ये कैसा हो सकता है, एक कंप्लीट बॉडी, मतलब ये है हमारा ट्रंकेटेड बॉडी। हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी। सो ट्रंकेटेड बॉडी कुछ इस टाइप का दिखेगा, एक कंप्लीट बॉडी, मतलब लेट अस अज्यूम एक आर रेडियस का हमारे पास कंप्लीट सर्कल था, इसमें से सर्कल मतलब डिस्क था, इसमें से हमने क्या किया, r/2 रेडियस का हमने इसमें से कट कर लिया है। क्या कट करा है, तो हमने एक डिस्क उसी के अंदर से कट करा है, तो ऐसा ऐसा दिखेगा, मतलब दिस इज दिस माइनस दिस। जैसा हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट समझा है कि अगर हमें कंपोजिट बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है तो हम लोग एडिशन करते हैं, वैसे ट्रिंकेटेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो लेट अस अज्यूम कि इसको हमने ट्रंकेटेड बॉडी टीबी नाम दे दिया, इसको हमने ओरिजिनल बॉडी ओबी नाम दे दिया, और इसको हमने रिमूव पोर्शन, मतलब ये ओरिजिनल बॉडी थी, है ना, इसमें से हमने इतना रिमूव कर लिया, है ना, तो ये हमें ये मिला है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दीज टू, है ना। इसका सब्ट्रैक्शन इस मतलब इसका सब्ट्रैक्शन इससे होगा, तो हमें ये ट्रंकेटेड बॉडी मिल जाएगी, ओके। आई होप आप समझ पा रहे हो। सो दिस वन इज एम टी बी, है ना, द मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी। दिस वन इज मास ऑफ ओरिजिनल बॉडी एंड दिस वन इज मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। तो जैसा हम लोगों ने एडिशन करा था किसके केस में, कंपोजिट बॉडी के केस में, वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे किसके केस में, ट्रंकेटेड बॉडी के केस में। तो एक्स टी बी इज व्हाट, m of original body into x of original body, मतलब center of mass of original body, minus m of removed portion into x of removed portion divided by what, m of original body minus mass of removed portion। I hope इस कॉन्सेप्ट से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उसी को थोड़ा सा आगे पीछे मैनिपुलेट करके आपको कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करेंगे,
ओके, सो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इस पे अपन ट्राई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, सो सो ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि एक ट्रंकेटेड बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना है। लेट अस अज्यूम द रेडियस ऑफ दिस इज आर, है ना, एंड इससे हमने क्या करा है, एक पोर्शन रिमूव कर लिया है ना, एक पोर्शन को हमने रिमूव करा है ऑफ रेडियस। लेट अस अज्यूम दिस इज ऑफ 2r एंड दिस वन इज ऑफ r। 2r रेडियस का एक डिस्क था जिससे हमने r रेडियस का एक डिस्क बाहर कर लिया है। तो आपको इसका सेंटर ऑफ मास इनिशियली, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा होगा, सेंटर पे रहा होगा। अब ये कितना शिफ्ट कर गया है ये आपको ढूंढना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग ओरिजिनल बॉडी को ड्रॉ करेंगे, है ना। ओरिजिनल बॉडी आपकी कैसी थी, यहाँ पे ये था आपका ओरिजिनल बॉडी, है ना, जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था। अब इससे कहाँ शिफ्ट करा है ये हमें ढूंढना है। तो शिफ्ट क्यों करा है, क्योंकि आपने इधर से मास निकाल दिया है, इस साइड का मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, मतलब मास ज्यादा इस साइड का, तो ये सेंटर ऑफ मास हमेशा ग्रेटर मास की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये शिफ्ट होके ये लेफ्ट साइड को गया होगा। सो अपन इसके सेंटर ऑफ मास को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेट अस अज्यूम इसका जो मास डेंसिटी था वो सिग्मा था। सिग्मा इज एरियल मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और इसमें से हमने एक पोर्शन रिमूव करा है, ये है ना, ये आर रेडियस का एक, इसका सेंटर ऑफ यहाँ से ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है ना, हमने यहाँ पे ओरिजिन एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से इसका सेंटर कहाँ पे है, आर डिस्टेंस पे, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। ओके, सो वी कैन से द मास ऑफ this original body, what is mass of original body, sigma into pi r square। r नहीं है, इसका रेडियस कितना है, 2r है, so it is 2r square। so 4 sigma pi r square इसका मास हो जाएगा। मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन इज सिग्मा into pi r square। ओके, सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास, xob that is equal to 0, क्योंकि इसी को हमने ओरिजिन एज्यूम करा है, क्योंकि हमें यहीं से शिफ्ट ढूंढना है। ओके, सो इट इज x of removed portion, it is r डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास। अब सीधा फॉर्मूला में पुट अप कर दीजिए, x of removed portion truncated body is what, mass of original body into 0, मतलब 0 हो गया। फिर माइनस मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन यानी सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट इज डिफरेंस ऑफ द मास। देखिए 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ये सिग्मा पाई आर स्क्वायर, क्या बचेगा 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। सो ये क्या बच रहा है आपका, इट इज इंटू आर। ओके, सो इट इज आर बाई 3, वो भी निगेटिव, यानी ये r बाई 3 शिफ्ट कर रहा है। निगेटिव क्या बता रहा है कि ये लेफ्ट साइड में इसका सेंटर ऑफ मास अब यहाँ शिफ्ट कर गया। कितने डिस्टेंस से, तो r बाई 3 डिस्टेंस से ये शिफ्ट कर गया है। तो ओके गाइस, आपने सेंटर ऑफ मास कैसे, हम लोग अलग अलग बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने सीखा है। आगे इससे रिलेटेड और सारे कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं, लाइक कि सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम एनएलएम को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे हम लोग एनएलएम को अप्लाई करेंगे, आइए आगे हम लोग देखते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हम ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे हम लोग न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करेंगे, है ना। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसके बेसिक को समझ पे आओ तो आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ने में मजा आ जाएगा। ओके,
सो अगर हम अपन जानते हैं न्यूटन्स लॉज क्या कहता है, सेकंड लॉ बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशन देता है F इक्वल टू एम ए। ठीक ठीक है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ये बहुत सारे, अभी तक हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ जहां भी अप्लाई करा है डायरेक्टली हमने लिखा है क्या, F इक्वल टू एम ए को लिखा है, F फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एक सिंगल बॉडी के लिए। वैसे ही हम लोग एज्यूम करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, लेट अस अज्यूम देयर आर इन नंबर ऑफ मासेज m2 m3, है ना, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी एज्यूम कर लेते हैं, है ना, एम आई एम जे, है ना, एम एन, ऐसा है। ठीक है, सो हम अपन एज्यूम करते हैं कि F1 फोर्स जो है वो M1 पे लग रहा है ना, F1 फोर्स कहाँ लग रहा है, M1 पे, प्लस ये एक्सटर्नल फोर्स है। F1 फोर्स हमने कोई एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स में डिफरेंस हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। इंटरनल फोर्स वो होगा जो पार्टिकल आपस में लगाया, जैसे M1 M2 पे लगाया, M2 M3 पे लगाया, है ना, M3 M1 पे लगाएगा, ये सारे फोर्स जो होंगे इंटरनल फोर्स होंगे। और आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम से बाहर कोई भी इंटरेक्शन होता है तो वो जो फोर्स होगा दैट इज योर एक्सटर्नल फोर्स। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, F1 प्लस, देखो अब M1 पे सब इंटरेक्ट करेगा ना, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, हर पार्टिकल इंटरेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, F1 कोई वेरिएबल ले लेते हैं लाइक J, है ना, jth पार्टिकल समेशन लिया है यहाँ, मतलब सबका एडिशन, F12 F13 F14 F15 ऐसे ऐसे एडिशन होता रहेगा, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। सेकंड के लिए देखिए, F2 हमने फोर्स एज्यूम कर लिया, एक्सटर्नल फोर्स, प्लस समेशन ऑफ F2j ले लिया है, 2j मतलब 21 23 24 ऐसा ऐसा, है ना, एज्यूम कर लिया है M2 A2, है ना, सो ऑन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए Fn क्या हो जाएगा, इट इज समेशन ऑफ Fnj, यानी इट इज Mn A An, हाँ Mn An हो जाएगा। इस सब को ऐड करेंगे से यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, है ना, समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे हो जाएगा। एंड दिस वन देखिए, इसके पास F12 है तो इसके पास F21 होगा, इसके पास F13 है, थर्ड पार्टिकल के पास F31 होगा। ये क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, सो इंटरनल फोर्स जितने भी होंगे वो ऐड होके जीरो हो जाएंगे। एंड दिस इज द समेशन ऑफ MI यानी M1 M2 M3 M3 जैसा अपन देखते रहते हैं, ये ith पार्टिकल के लिए है, तो समेशन कर देंगे तो हर एक आ जाएगा, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू व्हाट, MI इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, अपन जानते हैं M इंटू ACM भी लिख सकते हैं। ओके, सो हमें क्या, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, सो अगर इफ, अब यहाँ पे अपन देखिए कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, इफ द समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। ओके, अगर एक्सटर्नल फोर्स का समेशन जीरो हो जाता है, इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि तो एक्सीलरेशन ऑफ ACM जीरो हो जाएगा, है ना, सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट नहीं करेगा। एक्सीलरेट नहीं करेगा तो क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, या तो वो पहले से बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा, है ना, या तो वो रेस्ट में होगा, है ना। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रह जाएगा, है ना, यूनिफॉर्म मोशन में था तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रह जाएगा, और अगर रेस्ट में था तो भी रेस्ट में ही रह जाएगा, यानी वो अपना स्टेट चेंज नहीं करे। इसका ये मतलब नहीं कि मूव नहीं कर रहा होगा, मूव कर भी सकता है, तो यूनिफॉर्म से अगर मूव कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है ना, इंटरनल फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास को एक्सीलरेट, एक पार्टिकल को एक्सीलरेट कर सकता है, दूसरे को डिसलेट कर सकता है, लेकिन नेट सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। कौन, इंटरनल फोर्स नेट एक्सीलरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है, सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, और अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही होने वाला है। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट को आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हो, है ना। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन अपन देखते हैं कैसे एग्जांपल्स में इसको अपन यूज करेंगे। और ये भी चीज याद रखिएगा, MACM इक्वल टू M1 प्लस M2, सिस्टम किसी भी सिस्टम ऑफ मासेस के लिए हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, जैसा भी कुछ एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें ऐसा दिया हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल है जो कि 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से
प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल 37 डिग्री, और ये जैसे ही, है ना, जैसे ही ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, जैसे ही अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, ये एक्सप्लोड हो जाता है इन टू पार्ट्स, है ना, ये दो पार्ट में हो जाता है, और उसका रेशियो क्या होता है 1:4। लाइटर पार्ट जो है यही गिर जाता है एकदम सामने, मतलब यहीं पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, जीरो होगी, डायरेक्ट फ्री फॉल हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा, यही गिर जाती है, और दूसरा कहीं जाके और कहीं और गिर जाता है, तो आपको ढूंढना है कि ये कहाँ गया हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले आपको सोचना है कि अगर ये एक्सप्लोजन नहीं हुआ होता तो क्या होता। अगर एक्सप्लोजन नहीं हुआ होता तो ये पार्टिकल अपने रेंज पे आके गिर रही होती, ये हमारा रेंज होता। अब रेंज निकालना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, रेंज आपको निकालने आता है। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज? रेंज इज u² टू sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g. So what is u²? यानी 100. Okay, so it is 100 into 100 into 2 sin 37, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग sin 37 3/5 into 4/5 डिवाइडेड बाय g यानी 10. सो देखिए ये इसको 25 से ये 4 टाइम्स कैंसल आउट हो गया, है ना, ये 10 से 10 कैंसल आउट हो गया। अब क्या बच रहा है 8 3 जा 24 इंटू 4 96 इंटू 10 यानी 960 मीटर पे इसका रेंज रहा होता। ये रेंज हमारा कितना है 960 मीटर। यानी एक्सप्लोजन कैसे फोर्स से हुआ होगा? तो इंटरनल फोर्स के कारण हुआ होगा, है ना, इंटरनल फोर्स से एक्सप्लोजन हुआ होगा, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और ये बॉडी यहाँ पे जो मूव कर रही थी वो कैसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी? तो v cos थीटा से मूव कर रही होगी। तो ये जो v cos थीटा इसका रहा होगा वो थोड़ी चेंज हो जाए, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास जो है उसका यहीं पे गिर रहा होगा। यानी सेंटर ऑफ मास तो एक इमेजिनरी पॉइंट है ना, एक सिंगल बॉडी थी तो उसी पे सेंटर ऑफ मास था, लेकिन दो बॉडी में टूट गई तो कोई इमेजिनरी पॉइंट होगा, तो यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का यहाँ देखिए पूरा रेंज क्या हमारा 960 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो रहा होगा 480 हो रहा होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो, हमने इसको पढ़ा था पहले भी कि टू पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। लेट अस अज्यूम दिस वन इज एज x। अब सिंपल सा फंडा है कि सेंटर ऑफ मास आपको शायद याद होगा कि हमने बहुत सारे मेथड पढ़े थे 2 पॉइंट्स फॉर्म के लिए, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। तो उसमें से एक था कि अगर हमने इसको ही रेफरेंस ले लिया तो अपन क्या लिख सकते हैं m1 x1 इक्वल टू m2 x2, है ना। तो m1 यानी यहाँ पे मास m गिरा होगा, लेट इज 1:4 के, सॉरी इट इज गिवन एज 1:3 के रेशियो में ये ब्रेक हुआ था। तो यहाँ पे m गिरा होगा तो यहाँ पे 2m गिरा होगा, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे m इंटू 480, ओके, m इंटू 480 इक्वल टू, माई बैड 1:3 है तो ये 3m हो जाएगा। ओके, सो दिस वन इज 3m इंटू x। सो m से m कैंसल आउट हो गया, x इक्वल टू 160। कहाँ से? यहाँ से ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, ये 160 पे जाके गिरा है। यानी यहाँ से अगर आप डिस्टेंस इसका देखते हो, इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो आपको समझ में आएगा 960 प्लस, यानी लॉन्चिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, जहां से हमने प्रोजेक्टाइल का लॉन्च किया था वहां से हेवियर मास कहाँ गिरेगा, तो 960 प्लस 160 यानी 1120 मीटर पे ये मास आके गिर रहा होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। सो मूविंग अहेड, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे से। आगे जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे जहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है और अक्सर आप परेशान हो जाते हो कि क्या ये कैसा हो रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। एकदम अच्छे समझना, आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। लेट अस अज्यूम एक प्लैंक है जिसका मास हमने m एज्यूम किया है, इस पे एक इंसान है जो कि ऐसा मूव कर रहा है आगे की तरफ। ओके, ये रेस्ट पे रखा हुआ था, है ना, ये रेस्ट पे रखा हुआ है, ये आगे मूव करेगा।
ठीक है, तो रिलेटिवली प्लैंक पीछे मूव करे। क्यों? जैसे ये मैकेनिज्म ऑफ वॉकिंग को समझिए कि ये आगे मूव करेगा तो फ्रिक्शन इसको आगे सपोर्ट करेगा, तो इसका जो पेयर फोर्स होगा, फ्रिक्शन का पेयर फोर्स वो पीछे लग रहा होगा, तो ये प्लैंक पीछे जाता जाएगा। खैर किधर भी जाएगा वो हमें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट अस अज्यूम आप ऐसा एक्स डिस्टेंस इस पे चलता है। इसमें क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था कि इसका मास कैपिटल एम है और इसका मास स्मॉल एम है। तो अगर ये इंसान जो है, अगर ये यहाँ तक L/2 मूव कर जाए, है ना, आधे प्लैंक पे चला है, तब प्लैंक कितना मूव करा होगा? ओके, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक व्हेन अ मैन मूव ऑन प्लैंक बाय L/2, या फिर अदर एंड पे पहुंच जाए तब कितना उसका प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। एक्स ऑफ ने डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, है ना, हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक कितना हो रहा है, हमने एक्स एज्यूम किया है, एक्स इस पे चला है। एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालते जाएंगे, हमें रिजल्ट मिलता जाएगा, है ना। एक्स है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स एम माइनस डेल एक्स पी विच इज इक्वल टू एक्स, यानी डेल एक्स एम इट इज एक्स प्लस डेल एक्स पी। ओके, सो हमें क्या पता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स सी एम, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना, मास ऑफ मैन इनटू डेल एक्स एम, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस मास ऑफ प्लैंक इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्लैंक प्लस मास ऑफ मैन, ऐसा अपन जानते हैं। अब हमें यहाँ पता है कि जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उन दोनों के बीच में वो इंटरनल फोर्स है ना। अगर आप इसको सिस्टम एज्यूम कर रहे हो, एक मैन को और इस प्लैंक को अगर आप एक सिस्टम एज्यूम करते हो, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इंटरनल फोर्स यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई मतलब एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो अगर रेस्ट में है, सेंटर ऑफ मास स्टिल रेस्ट में रहेगा, यानी देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। सो जीरो इक्वल टू व्हाट, एम इंटू डेल एक्स पी रखिए, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स पी प्लस एम इंटू डेल ऑफ एक्स पी। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू एम एक्स प्लस एम ऑफ डेल एक्स पी प्लस एम ऑफ डेल एक्स पी। ओके, सो एम इसको इधर ले आएंगे तो माइनस एम एक्स डिवाइड बाई एम प्लस एम, यही आपका हो जाएगा डेल एक्स पी, यानी एक्स पी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ना, डेल एक्स पी इज माइनस ऑफ एम एक्स डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। ये माइनस क्या दिखा रहा है, जिधर मैन मूव करेगा उसके ठीक अपोजिट में ये हमारा प्लैंक जो है वो मूव करने वाला है। ओके, सो अगर ये x जो है हमारा L/2 हो जाएगा, ये तो आप बहुत इजी हो गया। अगर x L/2 यानी प्लैंक पे मैन जो है मूव कर गया बाई L/2 डिस्टेंस, तो ये प्लैंक कितना मूव करेगा, सो डेल एक्स पी इज इक्वल टू माइनस एम L/2 एम प्लस वन, है ना। अगर सेकेंड एंड पे चला जा रहा है, मतलब दूसरे एंड पे चला जा रहा है, तो एल ये डिस्प्लेसमेंट प्लैंक पे कितना हो जाएगा, एल, सो डेल एक्स पी इक्वल टू एम माइनस एम एल डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। आई होप आप चीजों को कोरिलेट कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, है ना। तो ये ऐसे हम लोग सेंटर ऑफ मास के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। क्वेश्चन का भी अपन एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे, है ना। ओके, मूविंग अहेड। सो अब आपने बहुत इजीली समझ लिया है कि हम लोग सेंटर ऑफ मास के प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे। एक और क्वेश्चन अपन कर ले, एक हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ढूंढना है, क्योंकि इस बार एक्सटर्नल फोर्स है ना। इस कंडीशन में हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ढूंढना है। फॉर एडवुड मशीन हमने एक एडवुड मशीन एज्यूम करा है ना। ये हो गया आपका एडवुड मशीन। सो दिस वन इज, let us assume this one is M1, this one is M1 and this one is M2, है ना। ये हमारा टू ब्लॉक सिस्टम है। तो ग्रेविटी इसके लिए, ये शायद आपको नहीं दिख रहा हो, ग्रीन कलर है ना, मैं इसको ब्लैक कलर कर दे रहा हूं, है ना। तो कुछ ऐसा है हमारा ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, M1 M2 है, और ग्रेविटी इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन के कारण हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। सो ये आपको पता है कि अगर लेट अस अज्यूम M1 इज ग्रेटर देन M2, तो M1 नीचे की तरफ जा रहा होगा बाय एक्सेलरेशन A, M2 ऊपर की तरफ जा रहा होगा बाय एक्सेलरेशन A। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगी, इट इज M1
m1 माइनस m2, m1 इज ग्रेटर सो m1 माइनस m2, एडवर्ड मशीन जो हम लोगों ने पढ़ा था तो यही पढ़ा था, इनटू g, यही एक्सेलरेशन होता है। ओके, सो अगर हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ढूंढना है तो अपवर्ड को पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। ओके, सो ACM का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, हाँ दिस इज योर ACM। ओके, ACM को यहाँ लिखने के लिए क्या लिखेंगे, देखिए m1 का निगेटिव है, नीचे की तरफ है, सो वी विल राइट m1 इनटू माइनस ऑफ a। देखिए माइनस ऑफ a मैंने क्यों लिया है, क्योंकि डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड को हम लोग निगेटिव ट्रीट कर रहे हैं। ओके, प्लस m2 इनटू प्लस a1, क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है ना, क्योंकि ये मास ज्यादा है, नीचे जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, सो यहाँ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना, ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पे a कॉमन ले लिया है हम लोगों ने, है ना, a कॉमन ले लिया है, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, इट इज m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, इनटू g। सो we can write m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इनटू g, है ना। ऐसे हम लोग, ऐसे इसके क्वेश्चन, ये हमारा ACM आ गया, ACM को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। माय बैड, मैंने यहाँ माइनस a कॉमन लिया तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, सो इट इज माइनस साइन। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो हेवियर मास नीचे जा रहा है ना, सेंटर ऑफ मास भी नीचे जाएगा। ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आप भी जब क्वेश्चंस लगाने लगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। मेरा दिमाग स्ट्राइक कर रहा था कि निगेटिव साइन आना चाहिए था, तो यहाँ हमने जब माइनस जो कॉमन लिया था वो हम लोगों ने नहीं लिखा था। ओके, सो ऐसे हम लोग सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ओके, सो एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा, इसमें इम्पल्स का कॉन्सेप्ट आता है। सो इम्पल्स क्या होता है, एक इम्पल्स एक ऐसा शॉर्ट ड्यूरेशन पे अगर एक फोर्स लगता है तो उसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। और इम्पल्स क्या करता है, हमारा मोमेंटम चेंज करता है ना, मोमेंटम चेंज करता है, मतलब रेस्ट में है तो मोशन में, लाइक ये यहाँ रखा हुआ है, मैंने एक छोटे एकदम स्मॉल ड्यूरेशन के लिए एक फोर्स लगाया तो ये क्या रहा, मूव कर रहा है, यानी क्या है, इम्पल्स। छोटी ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगा दी, वो इम्पल्स, पंच मारा, इम्पल्स लगाया तो मोमेंटम चेंज होता है ना। एक ऐसा फोर्स जो बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए लग रहा है और वो मोमेंटम चेंज करा दे, इसको अपन क्या बोलेंगे, इम्पल्स बोलते हैं। ओके, सो एक कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, है ना। सो द कॉन्सेप्ट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। The concept is impulse momentum theorem. See, by Newton's second law क्या कहता है, the rate of change of momentum is force, है ना। ये कहता है कि the rate of dp upon dt is equal to force। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं dp equal to f into dt। अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल मोमेंटम pi ले लो, फाइनल मोमेंटम pf ले लो 0 से t के लिए, सो दिस इज इम्पल्स, है ना, दिस इज इम्पल्स, जिसको हम लोग g से डोनेट करेंगे, है ना। सो pf माइनस pi इक्वल टू व्हाट, j, है ना। इट इज नथिंग बट फोर्स इनटू टाइम। ये क्या करेगा, एक छोटे ड्यूरेशन के लिए, एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है जो इम्पल्स प्रोड्यूस कर देता है। सो वी कैन राइट what is pf, pf is nothing but pi plus j। this concept is known as impulse momentum theorem for single particle। और अगर हम इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए देखें तो समेशन ऑफ pf यानी टोटल मोमेंटम, है ना, टोटल मोमेंटम, हर पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम इक्वल टू द समेशन ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ एवरी पार्टिकल प्लस द टोटल इम्पल्स, है ना, जे टोटल, है ना। टोटल इम्पल्स मतलब वो सारे फोर्स के कारण जो इम्पल्स हो रहा है, जितने भी फोर्स उस पर एक्ट हो रहे हैं, सारे फोर्स के कारण जो इम्पल्स है उसको अगर इनिशियल मोमेंटम में ऐड कर दिया जाए तो हमें फाइनल मोमेंटम मिलता है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज व्हाट, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसी को हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में अब अप्लाई करके देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट आता है। सो क्या हम ये जो हमारा मोमेंटम गिवन है इसको हम कंजर्व कर सकते हैं क्या, है ना, ये मन में ऐसा
क्वेश्चन आ सकता है आपके कि क्या इसका मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। से तो हम लोग पढ़ते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। व्हाट इज मोमेंटम कंजर्वेशन? लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। लेट दिस इज m1, दिस इज m2 एंड दिस इज m3, सो ऑन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। लेट अस अज्यूम m1 के लिए देखते हैं m1 पे क्या दिख रहा है। m1 आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि इट इज कि यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम जो है आपका p1 है ना। p1 pi ले लेते हैं इनिशियल मोमेंटम फॉर पार्टिकल 1 प्लस द impulse due to external force, total impulse due to external force. Let us assume this is as j1, okay, इस पे impulse जो लग रहा है वो j1 है and it is summation of impulse है ना due to internal force। पार्टिकल नंबर 1 पे जितना भी इंटरनल फोर्स लग रहा है उसके कारण जो इम्पल्स होगा वो दैट इज इक्वल टू pf ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। वैसे ही m2 के लिए देखेंगे, m2 पे क्या हो रहा है तो pi ऑफ सेकेंड पार्टिकल प्लस j2 है ना, प्लस समेशन ऑफ j इंटरनल, इस पे बहुत सारे फोर्स होंगे है ना, F21 वाला डिफरेंट फोर्स होगा है ना, 21 23 24 25 ऐसा होता जाएगा एंड सो इट इज pf सेकेंड पार्टिकल। ऐसे ही n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए अगर आप इसको ऐड करते हो है ना तो आपको क्या दिखेगा p i n प्लस j ऑफ n प्लस समेशन ऑफ j ऑफ इंटरनल फोर्स इज j इन हमने ले लिया समेशन ऑफ इम्पल्स ड्यू टू इंटरनल फोर्स इट इज pf ऑफ nth पार्टिकल। अगर आप इस सब का एडिशन करेंगे, सी सबसे पहले हम लोग ध्यान कहाँ देंगे इस इंटरनल वाले पे। तो इंटरनल क्या कर रहा है कि F1 अगर मान लीजिए एक कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स है तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए टाइम पे लग रहा होगा तो F1 2 इंटू टी 1 पे लगा, F21 इंटू टी उतने ही टाइम में देखेंगे ना, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये कंजर्व होता है तो उस टाइम में क्या देखेंगे F21 इंटू टी हो रहा है, यानी ये दो कंडीशन दिख रहा है, यानी F12 कैंसल आउट कर देगा किसको F21 को, तो वहां पे फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इम्पल्स ड्यू टू फर्स्ट वन एंड इम्पल्स ड्यू टू सेकंड वन है ना, वो दोनों कैंसल आउट कर देगा। हर पेयर में फोर्स लगता है, सारे पेयर एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, यानी इंटरनल वाला कोई भी इम्पल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे समेशन ऑफ पी आई है ना प्लस द एक्सटर्नल इम्पल्स है ना इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी एफ है ना। सो ये हमें मिला है जो कि हमें पहले भी मिला था, हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए बस देख लिया। सो अगर हमारा इम्पल्स ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 हो जाए तो समेशन ऑफ पी आई इक्वल टू समेशन ऑफ पी एफ, यानी इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, इस टॉपिक को हम लोग क्या मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते हैं या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर देता है। आई होप आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझ में आया है ना। इसके हम लोग एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, सो फर्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमेशा अगर आपने रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाया तो आपको बहुत इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी है ना। सो वही सेम एक प्लैंक पे एक मैन जो है मूव कर रहा है बाय सम वेलोसिटी है ना, कि वो रेस्ट पे था इनिशियली है ना, वो इनिशियली रेस्ट पे था। मान लीजिए कि ये प्लैंक है, प्लैंक पे एक मैन मूव करने लगा बाय सम वेलोसिटी v, प्लैंक पे मूव कर रहा है बाय सम वेलोसिटी v, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि इनिशियली रेस्ट पे था है ना, तो पी आई जो आपका होने वाला है वो 0 होने वाला है, और ये जो मूव कर रहा है किस पे प्लैंक पे मूव कर रहा है। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक जो है हमारा v है, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज व्हाट it is v। okay, so velocity of man equal to v plus vp। okay, so conservation of linear momentum क्या कहता है कि पहले फाइनल ढूंढना पड़ेगा आपको। फाइनल मोमेंटम क्या होगा कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपन देखते हैं मास इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया होगा है ना, मास ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहे हैं अपन, ठीक है।
प्लस मास ऑफ प्लैंक इनटू वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक। यहां से अपन क्या लिखेंगे, इनटू वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक। ओके, सो इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। कहां से कॉन्सेप्ट आया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। तो इस को अपन ऐसा लिख सकते हैं, जीरो, इनिशियल मोमेंटम आपका जीरो है, जीरो इक्वल टू एम इंटू वी एम को यहाँ से पुटअप कर दीजिए तो आपको क्या दिखेगा, v प्लस वी पी प्लस एम इंटू वी एम। ओके, सो इट इज m इंटू वी प्लस एम वी पी प्लस, okay, this is not vm, this is vp, okay, this one is vp, so m into vp। so इसको इधर ले आएंगे, माइनस एम वी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको प्लैंक की वेलोसिटी इतनी दिखेगी। कोई भी पूछ सकता है कि vm भी बता दीजिए, vm कितना होगा। सो दिस इज vm एंड vm इज, है ना, मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है, तो v प्लस वी पी यानी इट इज माइनस एम वी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। सो इट इज एम वी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। ये वेलोसिटी हो रही होगी मैन की विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें इतनी वेलोसिटी दिखाई देगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं प्रोजेक्टाइल वाला। मान लीजिए यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है, तो ये क्या हुआ कि एक्सप्लोड कर गया है ना। इसको हमने वी नॉट वेलोसिटी से थीटा एंगल पे हमने इसको मतलब थ्रो किया है ना, प्रोजेक्ट किया, और ये जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है तो ये क्या कर रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है 1:3 के रेशियो में, है ना, 1:3 के रेशियो में एक्सप्लोड हो गया। ठीक है, तो एक्सप्लोड हो गया तो जितने फोर्स होंगे, इंटरनल फोर्स होगा तो मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम हाइट पे समझ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है कि वी नॉट कॉस थीटा, इसका वाई कंपोनेंट कोई भी नहीं हो रहा। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ये जो एक्सप्लोड हुआ है तो जो लाइटर पार्ट है वो क्या है, ट्रेस बैक हो जा रहा है ना, अपने पाथ को वापस से ट्रेस कर रहा है ना, उसी पाथ पे मूव करने लगा। ओके, सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हेवियर मास, हेवियर मास की वेलोसिटी कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सो अपन जानते हैं क्या कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही होगी, इतना। सो लेट अस अज्यूम द मास इज 4m, है ना, टोटल मास कितना है हमने एज्यूम कर लिया कि 4m है। तो इनिशियल मोमेंटम pi क्या हो रहा होगा, इट इज 4m इंटू वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, फाइनल मोमेंटम जब ये ब्रेक हो गया है, ब्रेक होने के बाद एक इस पाथ को रिट्रेस कर रहा है, पाथ पे चलना है तो इसी वेलोसिटी से जाना पड़ेगा वापस से, है ना। तो यानी v पता है ना कि मतलब ये काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस, मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो मास कितना भी हो, अगर इस वेलोसिटी से होगा तो इस पाथ को रिट्रेस कर सकता है। ओके, सो इट इज बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना है, v नॉट कॉस थीटा, किसका, स्मॉल m का, है ना। तो इसका मास जो लाइटर पार्टिकल है यानी m, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इट इज माइनस वी नॉट कॉस थीटा प्लस, है ना, इसका मोमेंटम, ये हमारा हेवियर मास है तो ये हो जाएगा हमारा 3m, है ना, इंटू यहाँ पे पता नहीं है वेलोसिटी कितनी होगी, यही वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो दिस मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू दिस मोमेंटम। ओके, सो क्यों, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग सकता है, क्योंकि जो भी एक्सप्लोजन हुआ है वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इट इज इंटरनल फोर्स, तो मोमेंटम हमारा कंजर्व हो सकता है। सो पी आई इक्वल टू व्हाट इज पी एफ। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, 4m v नॉट cos थीटा इक्वल टू माइनस m v नॉट cos थीटा प्लस 3m v। सो व्हाट इज v, v इज, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, है ना, 5m v नॉट cos थीटा डिवाइडेड बाई ये 3m इधर चला जाएगा 3m, यानी m से m कैंसिल, इट इज 5/3 v नॉट cos थीटा। सो गाइस, हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तक सेंटर ऑफ मास में देख लिया। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बट इन शॉर्ट वीडियो
बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं शॉर्ट वीडियो में अपन कंपाइल नहीं कर पाए। ओके, सो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो आई होप आप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो जानना ही है आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कंपल्सन नहीं है बट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग कोलिजन स्टार्ट करने वाले हैं। इम्पैक्ट, सारे इम्पैक्ट को हम लोग एक लेक्चर में, चाहे वो मोर देन 1 आवर का हो जाए, बट हम लोग सारे कोलिजन को एक लेक्चर में कंपाइल करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए एंड गुड लक।